Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो बीए सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के आंसर्स में आपको क्या लिखना है और आंसर कैसे देना है, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आपका ये वाला पेपर है वो है A203 यानी कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इतिहास है उसे हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। सो यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1757 से लेकर 1857 का इसका टाइम पीरियड होता है। तो आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए बच्चों 3 आवर्स का टाइम मिलता है और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 75। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है और उसका आंसर आपको नॉट मोर देन 75 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड मतलब कि नहीं करना है। तो आप लोग चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि प्लासी के युद्ध का वर्णन कीजिए, इसके क्या परिणाम हुए। तो जो प्लासी का युद्ध है वो क्या है और उस युद्ध के क्या परिणाम हुए वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध है वह कब हुआ था। तो वह हुआ था सन 1757 में। और किन दो लोगों के बीच में? तो यह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में यह युद्ध हुआ था। अब ये जो युद्ध है इसका रिजल्ट क्या निकला? तो पहली चीज़, इसका रिजल्ट ये निकला कि इसकी वजह से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई। दूसरा, बंगाल पर नियंत्रण मिल गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और जो नवाब है उसकी पराजय हो गई। देन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। और जो बैटल ऑफ बक्सर है, वाई इट इज़ कंसिडर्ड क्रूशियल, और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो बक्सर के युद्ध का क्या कारण था? तो बच्चों, पहली बार जो बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1764 में। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों, जिसमें आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में यह हुआ था। ठीक है, और वो कर रहे थे कंपनी की आर्थिक नीति का विरोध। इससे जो ब्रिटिश हैं, इस युद्ध में हुआ क्या था, क्योंकि इस युद्ध में जो ब्रिटिश थे ना, उनकी निर्णायक जीत हुई और उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण नियंत्रण भी प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रॉबर्ट क्लाइव से है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उनके द्वारा कौन कौन से बच्चों प्रमुख कार्य किए गए थे वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो रॉबर्ट क्लाइव हैं उनको क्लाइव ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उन्होंने ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो 1757 में प्लासी युद्ध में उनकी विजय हुई। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के उन्हें दीवानी अधिकार मिल गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके टाइम पर हुई थी। फिर आपको बताने हैं द्वैध शासन प्रणाली जो आई थी उसके गुण और दोष के बारे में बताना है। द्वैध शासन प्रणाली के जो गुण हैं वो क्या हैं? देखो, पहला ये है कि प्रशासनिक संगठन और कर संग्रह प्रणाली में सुधार हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, और व्यापार और बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ। पर उससे नुकसान क्या हुआ? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था थी और जो किसान वर्ग थे उनका शोषण होने लग गया और स्थानीय शासनों का पतन और सांस्कृतिक क्षति भी होने लग गई थी। तो ये उसके दोष हो गए। देन आपको बताना है कि कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किए थे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो 1772 से 1785 तक इंडिया में रहे थे। और उन्होंने क्या क्या किया बच्चों? उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, न्यायिक सुधार किए, आर्थिक सुधार किए। उन सबको आप लोग डिस्क्राइब कर देंगे, वो आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा। उसके बाद है आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो क्यों हुई थी और उस वॉर के क्या परिणाम हुए। ठीक है, उसके कॉजेस एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने हैं। फिर आपको बताना है टीपू सुल्तान की उपलब्धियों तथा चरित्र का आपको मूल्यांकन करना है। जो टीपू सुल्तान हैं उनके बारे में बताना है। देन आप लोग बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो सुधार किए गए उनके बारे में।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कितने के हैं, 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपको 200 वर्ड्स में अपना आंसर देना है। तो आपके जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको अपने नोट्स में से पढ़ने हैं, वो कौन-कौन से हैं? सो पहला टॉपिक है आपका एंग्लो मराठा वॉर का, दूसरा है आपका टीपू सुल्तान का और तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिक का टॉपिक। तो इस तरीके से आप लोगों के 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आप लोग जाएंगे अपने एग्जाम में अपने सेक्शन नंबर सी पर। सेक्शन नंबर सी में स्टूडेंट्स आपसे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर में आपको क्या कहा है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे और जो हर एक क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल बिटवीन 500 से 800 वर्ड में आपको अपना आंसर देना है। सो सबसे पहला जो आपका है वो क्या है, व्हाट इज़ परमानेंट लैंड सेटलमेंट, यानी कि स्थायी भूमि बंदोबस्त क्या था और उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट क्या था, ठीक है। स्थायी भूमि बंदोबस्त, ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। फिर उसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। आप सभी को बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना बच्चों किसने की थी और उसका मेन कंट्रीब्यूशन यानी कि उसका योगदान आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है डिटेल में सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ सूरत ऑफ 1775। तो जो भी आपकी बुक में ट्रीटीज़ लिखी हुई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रीटी से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 से आपसे पूछा गया है कि सूरत की संधि का महत्व आपको बताना है और चर्चा करनी है। तो यहाँ पर देखो और लिखा हुआ है ना, सो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9 वाला परमानेंट लैंड सेटलमेंट और ये क्वेश्चन नंबर 10, इन दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बीच में और लिखा है, तो यानी कि इनमें से भी कोई एक आपको करना है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि रिफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो भी हमारे यहाँ पे बनते थे ना, चाहे वो लॉर्ड कर्जन हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो, वो सब ना कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते थे। तो इसी वजह से रिफॉर्म में से क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, लेकिन इसमें ना आपको क्रिटिकली डिस्क्राइब करना है। क्रिटिकली का मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज़ की आलोचना करनी होती है तो उसमें हम उसके रिफॉर्म्स तो बताएंगे लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं बताएंगे, बल्कि क्या बताएंगे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। देन फिर आप लोगों को 13th और 14th में से भी बच्चों एक क्वेश्चन करना है, थ्रो लाइट ऑन द मेन क्लॉजेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्ट ऑफ 1935। आप सभी को पता है कि उस टाइम पे काफ़ी सारे एक्ट्स भी आए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1919 है। तो जितने भी हमारे एक्ट हैं उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ नई रिफॉर्म ज़रूर होती है। तो आपको सारे के सारे एक्ट्स भी अपने पेपर में पढ़ के जाने हैं। तो आपको बताना है कि जो 1935 का एक्ट है वो क्या है, 1935 के अधिनियम की मुख्य धाराओं और महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मतलब आपको समझाना है कि भारत जो है ब्रिटिश का उपनिवेश कैसे कहलाया और कैसे बना। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत में ब्रिटेन वाले तो नहीं आए थे बल्कि पोर्टुगीज़ आए थे। तो जो पोर्टुगीज़ आए थे वो व्यापार करने आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो व्यापार करने ही आई थी, पर व्यापार करते करते उन्होंने क्या करा, चालाकियाँ चली, जो हमारे भारत के राजा वगैरह थे उनसे उनकी ज़मीनें हड़प ली और उनसे कहने लग गए कि हम आपको मतलब वो देंगे, सैनिक सुरक्षा आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया के एग्रीकल्चर पे, तो हमें पता है कि जो भारत में पहले लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए सिर्फ, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सारे के सारे जो लोग हैं उनसे नील की खेती करवा ली, बड़े बड़े बागान खुलवा दिए। तो जो लोग नहीं चाहते थे वो भी उन्हें करना पड़ा
और ट्रेड और कॉमर्स पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि वो अपने वहाँ से सस्ता सामान यहाँ से महंगा सामान ले जाते थे, जैसे कि यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर लेते थे चीज़ें, फिर उन्हीं से मतलब कुछ बनाकर हमें वापस बेच देते थे, ठीक है? तो वो हमें इम्पोर्ट में महंगा पड़ता था। जैसे कि मान लो यहाँ से कॉटन ले ली और फिर उस कॉटन का कपड़ा बनाकर हमें ही बेच दिया। तो इस तरीके से व्यापार वगैरह सब उन्होंने नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। सो इसी तरीके से और भी पेपर के डिस्कशंस हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल। सो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आपको इस तरीके से और भी अपने पेपर्स देखने हैं तो।